हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है होम साइंस का, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत और तत्व। डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हर बार देखने को मिलते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। आज वन लाइनर के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जब तक आप सिद्धांत और तत्व के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वह अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने के लिए, समझाने के लिए इसको पहले डिटेल में जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि सिद्धांत और तत्व दोनों को आप एक साथ लेके पढ़ेंगे, तभी आपको जो है वह कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंस जो है साथ साथ लेके चलेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। एक पोर्शन में अगर सिद्धांत पढ़ेंगे और एक पार्ट में तत्व पढ़ेंगे तब तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो दोनों ही साथ लेके चलने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, आप लोगों को आई होप चीज़ें पसंद आएंगी। सबसे पहले देखिए कलात्मक सिद्धांत क्या है। नाम आप लोग डेफिनेटली याद कर लीजिएगा कि सिद्धांत कितने तरीके के हैं और तत्व कितने तरीके के हैं, क्योंकि नाम से भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। नाम से भी क्वेश्चन में, नाम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत देख लीजिए। मेल या अनुरूपता, जिसे कि हार्मनी भी कहते हैं। ठीक है, मेल या अनुरूपता ये सिद्धांत है। कौन कौन से? तो मेल या अनुरूपता, अनुपात प्रोपोर्शन, संतुलन बैलेंस, लय रिदम और दबाव एम्फेसिस, ये क्या है? ये सिद्धांत है। अब आप लोग यहीं पे एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम कोई सिद्धांत अपनाते हैं तो क्या करते हैं? सिद्धांत अपनाते हैं तो उनमें कुछ आवश्यक एलिमेंट लगते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ आवश्यक तत्व लगते हैं। उन्हीं आवश्यक तत्वों को आधार बनाकर हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। बात समझ में आ रही है? जब भी कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो उनमें लगने वाले सामान क्या होते हैं? आवश्यक उसके एलिमेंट होते हैं। इसीलिए जब भी सिद्धांत पढ़िए तो तत्व भी साथ में पढ़िए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग आगे अभी पढ़ लिया मेल या अनुरूपता। अनुरूपता लगाने के लिए देखिए, हमें रेखा में अनुरूपता लानी चाहिए, आकार में अनुरूपता लानी चाहिए, हमें बनावट में अनुरूपता लानी चाहिए। बात समझ रहे हैं? जब भी कोई सिद्धांत आप अपनाएं तो उसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। उन्हीं तत्वों की सहायता से हम उस सिद्धांत के द्वारा अपने लक्ष्यों को जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो सिद्धांत कितने हैं? तो मेल या अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, लय और दबाव, ये सिद्धांत के नाम तो आप लोग डेफिनेटली याद कर लीजिए। अब तत्व कितने हैं, यानी कि इन सिद्धांत में कितने तत्व जो है वो इंक्लूड है। तो कौन कौन से तत्व हैं? तो रेखा, आकार, ध्यान दीजिएगा, रेखा है, आकार है, बनावट है, नमूना है, प्रकाश है और स्थान। ये क्या है? ये कला के तत्व हैं। सिद्धांत समझ में आ गया और तत्व भी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुरूपता। अनुरूपता या फिर मेल क्या है? तो देखिए, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। जब किसी कमरे की सज्जा सामग्रियों में आपस में समानता दिखाई देती है, ध्यान से समझ रहे हैं, किसी कमरे की साज सामग्रियों में आपस में जब समानता दिखाई देती है तब हमें अनुरूपता का आभास होता है। तो अनुरूपता कितने प्रकार की होती है? तो अनुरूपता देखिए 4 तरीके की होती है। अभी मैंने बताया, जब भी कोई सिद्धांत हम लोग यूज़ करते हैं तो उस सिद्धांत में आवश्यक तत्व होते हैं। उन्हीं तत्वों की सहायता से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। तो अनुरूपता के कितने सिद्धांत हैं? तो आकार है, बनावट है, रेखा है, आकार है, बनावट है और रंग है। कलर से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह देखने को मिलता है। बात समझ में आए? तो रेखा, आकार, बनावट और रंग, ये क्या है? ये अनुरूपता है। ये कला के तत्व हैं। ठीक है, रेखा, आकार, बनावट और रंग ये कला के तत्व हैं। और अनुरूपता क्या है? अनुरूपता सिद्धांत है। उस सिद्धांत में इन तत्वों को हम लोग जो है वह शामिल करते हैं। अब देखिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। रेखा। अब देखिए, रेखाओं का उपयोग वस्तु में भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। किस लिए? तो ध्यान से समझिएगा, भाव प्रकट करने के लिए रेखाओं का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि खड़ी रेखाएं क्रियाशीलता, सजीवता और तत्परता का आभास देती हैं और लंबाई का भाव प्रकट करती हैं। ये क्या है? खड़ी रेखाएं। आड़ी रेखाएं इस तरीके से, स्लेटिंग लाइन। ठीक है, तो यह विश्राम और शांति का
आभास देती हैं, सॉरी स्लेटिंग लाइन नहीं, इस तरीके की लाइन, यह विश्राम और शांति का आभास देती हैं। तिरछी रेखाएं तो जो स्लेटिंग लाइन होती है, इनसे क्या होता है, गति तथा दबाव की अनुभूति होती है। ये कमरे में गंभीरता उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, गंभीरता उत्पन्न करने वाली रेखा कौन सी है, तो तिरछी रेखा है। वक्र रेखाएं ये उल्लास तथा लालित्य का भाव पैदा करती हैं। जिगजैग रेखाएं, जिगजैग इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं, ये आधुनिकता का भाव प्रकट करती हैं। यानी जितनी भी रेखाएं हैं, इनका संबंध किससे है, तो हमारे जो है डेली जो है वो हमारे जीवन, दैनिक जीवन से संबंधित है। यानी कौन सी रेखा किस चीज़ का आभास हमें कराती है। नेक्स्ट है हमारा आकार। ठीक है, रेखा हम लोगों ने देखा, अब आकार देखते हैं। ये सारे अनुरूपता के अंतर्गत ही हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आकार, रेखाओं के मिश्रण से वस्तु का आकार बनता है। ध्यान दीजिएगा, रेखाओं के ही मिश्रण से क्या होता है, वस्तु का आकार जो है वह बनता है। यानी कि वस्तु का आकार रेखाओं का मिश्रित रूप है। कई सारी रेखाएं मिलाकर ही जो है वह आकार का रूप लेती है। नेक्स्ट है हमारा बनावट। ठीक है, रेखा हम लोगों ने देखा, आकार देखा, अब बनावट देखेंगे। किसी वस्तु को बनाने वाले पदार्थ के गुण को ही क्या कहते हैं, बनावट कहते हैं। जब भी फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, जब भी कोई सामान हम लोग खरीदने जाते हैं, चाहे वो कपड़ा ही सही, एक कपड़ा अगर खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि कपड़ा किसका है, यानी कि हमारे काम का है कि नहीं उस कपड़े का, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वह अच्छा है या फिर ख़राब है। ठीक है, कैसी एम्ब्रॉयडरी हुई है, क्या हुआ है उसमें, उसके सारे गुण उस कपड़े की खूबी को बताते हैं। इसी को कहते हैं बनावट। ठीक है, बनावट का संबंध किससे होता है, तो वस्तु के बनने वाले पदार्थ से ही क्या होता है, बनावट का जो है वह संबंध है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप लोग टेबल लेने, घर की सजावट के लिए अगर टेबल खरीदने जाते हैं तो कितने तरीके की हम लोगों को मार्केट में टेबल देखने को मिलती है। उनमें से हम वही टेबल लेते हैं जो कि अच्छे मटेरियल के बने होते हैं, यानी कि जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। इसी को कहते हैं बनावट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं रंगों का महत्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलर। ठीक है, छोटे कमरे के लिए हल्के रंग तथा बड़े कमरे के लिए गहरे रंग का प्रयोग हमें करना चाहिए। पर्दे कमरे के रंग से मेल खाते हुए होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए रंगों के प्रकार देखिए। विरोधी रंग, कौन कौन से विरोधी, यानी कंट्रास्ट कलर। कंट्रास्ट कलर लाल व हरा, पीला व बैगनी, ये सब क्या है, लाल व हरा एक दूसरे के कंट्रास्ट कलर है। पीला व बैगनी कंट्रास्ट है, नीला व बैगनी और नीला व हरा ये कंट्रास्ट कलर है। अब देखिए जो सपोर्टिंग कलर यानी कि सहयोगी रंग कौन कौन से, तो पीला व नारंगी, नारंगी व लाल, लाल व बैगनी और बैगनी व नीला, ये सब क्या है, ये सब सहयोगी रंग हैं। अब देखिए टिंट रंग क्या है, कभी कभी कोई रंग अपनी मूल अवस्था में सुंदर नहीं लगता है तो उसमें क्या हम लोग और कलर मिला के उसको सुंदर बनाते हैं, उसे ही टिंट रंग कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो किसी रंग का टिंट रूप तैयार करने के लिए उसमें कौन सा रंग मिलाया जाता है, तो सफ़ेद रंग मिलाया जाता है। किसी भी मूल रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से क्या कौन सा कलर बनता है, तो टिंट कलर बन जाता है, जिससे कि उस रंग की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए शेड, किसी भी गौड़ रंग में काला रंग मिलाने से उस रंग का शेड बनाया जाता है। शेड बनाने के लिए हमें काले रंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि टिंट रंग बनाने के लिए हमें सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसमें, मूल रंग में। मूल रंग में टिंट रंग बनाने के लिए सफ़ेद रंग और मूल रंग में शेड बनाने के लिए हमें काला रंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए गर्म रंग कौन कौन से होते हैं, जो हमारी आँखों को गर्मी प्रदान करे वही गर्म रंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाल, पीला, नारंगी व काला, ये सब क्या है, ये गर्म रंग है। अब ठंडे रंग जो हमारी आँखों को ठंडक दे, जैसे हल्का नीला, यानी फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए पानी से संबंधित जितने भी कलर होंगे वो क्या है, ठंडे रंग होंगे। हल्का हरा, हल्का नीला, ये सब क्या है, हमारी आँखों को सुकून देते हैं, ठंडक देते हैं। तो इस तरीके से ये ठंडे रंग है। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए कलर से रिलेटेड कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले देखिए कि कलर कितने, जो प्राथमिक कलर जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा मध्यवर्ती या फिर तृतीयक। तो देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, इस ट्राइंगल से हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए पीला, लाल और नीला, ये क्या है, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। ध्यान से समझिएगा, ये तीनों क्या है, फर्स्ट नंबर रैंक कर देते हैं, प्राथमिक रंग है। ठीक है। अब देखिए
अब दो प्राथमिक रंग मिलके क्या किसका निर्माण करते हैं, तो द्वितीयक रंग का। जब दो प्राथमिक रंग मिलेंगे, चाहे वो पीला या लाल मिले, लाल या नीला मिले, या नीला या पीला मिले, ठीक है, जब दो प्राथमिक रंग आपस में मिलेंगे तो द्वितीयक रंग का निर्माण करेंगे। इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो पीला व लाल मिलके क्या बना, तो नारंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नारंगी क्या हो गया, तो ये द्वितीयक कलर है, यानी कि सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर पीला, लाल और नीला है, जबकि सेकेंडरी कलर क्या है, नारंगी, जो कि दो प्राइमरी कलर से मिलकर बना है, पीला और लाल से। इसी तरीके से नीला और लाल मिलके कौन सा सेकेंडरी कलर बनाएंगे, तो बैंगनी। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बैंगनी। ठीक है, तो नीला व लाल मिलके सेकेंडरी कलर कौन सा बना, बैंगनी। नेक्स्ट है हमारा अब नीला व पीला मिलके क्या बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, नीला व पीला मिलके हरा कलर बनाएंगे। हरा भी क्या है, यह भी एक सेकेंडरी कलर है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर मिलके किसका निर्माण करेंगे, तो मध्यवर्ती या फिर तृतीयक रंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। तो पीला और नारंगी मिलके क्या बनाएंगे, पीला नारंगी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड, यानी कि तृतीयक कलर या फिर मध्यवर्ती कलर। ठीक है, उसी तरीके से नारंगी और लाल, यानी एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिलके क्या बनाएंगे, नारंगी लाल। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये तृतीयक कलर की श्रेणी में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो ये सारे क्या बन गए, सेकेंडरी कलर बन गए। आई होप कलर से जो पॉइंट था वो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा अनुपात। ठीक है, बड़े आकार के कमरे में सजावट की बड़ी वस्तुएं तथा छोटे आकार के कमरे में सजावट की छोटी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सही अनुपात में चीज़ें रखने से जो है वह देखने में कमरा अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारा संतुलन। इसमें किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वस्तुएं रखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं तो केंद्र मानकर उसके चारों ओर वस्तुएं रखी जाती है। तो संतुलन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो औपचारिक संतुलन, दूसरा अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक देखिए, इसमें केंद्र के दोनों ओर समान आकार तथा समान भार की वस्तुएं समान दूरी पर रखी जाती हैं, जबकि अनौपचारिक संतुलन में क्या होता है, केंद्र के दोनों ओर रखी वस्तुओं में कोई भी आकार में कोई भी समानता नहीं दिखाई देती है, असमान होती है। एक पिक से इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये औपचारिक संतुलन है। इसमें क्या, देखिए केंद्र को मानकर बीच में समान भार की वस्तुएं एक साथ में रखी गई हैं। ठीक है, एक समान दूरी पर जो है रखी गई है। जबकि अनौपचारिक संतुलन में देखिए इधर भारी वस्तु रखी गई है, जबकि इधर क्या है, हल्की वस्तु रखी गई है। यही है औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। नेक्स्ट है हमारा लय। तो पुनरावृत्ति द्वारा लय उत्पन्न किया जाता है, यानी कोई चीज़ अगर बार बार सामने आए तो वो क्या बनाती है, एक लय, रिदम बनाती है। ठीक है, जैसे कि ये फ्लावर हो गया, बार बार ये अगर फ्लावर इस तरीके से आए तो क्या बना, एक लय बना ना, तो इसी को क्या कहते हैं, रिदम, यानी कि लय। तो लय भी देखिए कितने तरीके के होते हैं, विकर्ण लय, तिरछी लय और वक्राकार लय। तो ये सारी चीज़ें ये लय के अंतर्गत आती हैं। लास्ट हमारा सिद्धांत में दबाव। अब देखिए इसमें सबसे प्रमुख वस्तु को केंद्र में रखकर कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को उसके आसपास जो है वह रखा जाता है। यही क्या है, ये दबाव जो है उत्पन्न करता है, यानी कि अपने ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कला के आवश्यक तत्व। ठीक है, नाम ध्यान दीजिएगा, रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश और स्थान, ये सब कला के आवश्यक तत्व हैं। रेखा के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग में जो है वह डिस्कस किया है। हमने आकार को भी अच्छे से समझा है और बनावट को भी अच्छे से समझा है। आगे देखते हैं हम लोग नमूना क्या होता है। तो देखिए आकार की कलात्मक मिश्रण से नमूना तैयार किया जाता है। जिस तरीके के रेखाओं के मिश्रण से आकार बनता है, उसी तरीके से आकार से क्या होता है, आकार के मिश्रण से नमूना यानी पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसको कि कहीं भी हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं उस पैटर्न को। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं प्रकाश। अब प्रकाश देखिए, प्रकाश खिड़की, दरवाजे तथा पर्दों के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है,
प्रकाश जब भी घर बनवाते हैं या फिर डेकोरेट करते हैं तो ये कोशिश रहती है कि सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमरे के अंदर जो है वह आए, तो इसलिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था घर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है एलिमेंट स्थान। ठीक है, स्थान से मतलब है कि सजावट में स्थान का तात्पर्य रिक्त स्थान से है। कहने का मतलब है कि सजावट करते समय कमरे में कुछ भी रिक्त स्थान थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का आभास होता है। कमरे में थोड़ा जगह अगर खाली रहे तो स्वतंत्रता का आभास होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लाके कमरे में बस भर लें। ठीक है, तो स्थान को बढ़ाने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि 2 कमरों के मध्य बड़ा दरवाजा बनाना, शीशे की दीवार से क्या होता है कि कमरा ज़्यादा बड़ा लगता है। कमरे के बाहर बरामदा बनाना, छोटे कमरे में विपरीत दीवारों पर शीशे का प्रयोग करने से कमरे का आकार जो है वह बड़ा लगता है। बात समझ रहे हैं? तो आई थिंक आप लोगों को सिद्धांत और तत्व क्या है ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब इससे कहीं से भी क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।